Good morning, guys. Myself Saurabh Srivastava started going to teach you today polity second chapter, and name is prejudice and discrimination. Okay, and today is the part second of this chapter and also the last part of this chapter. Okay, इसके बाद आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू टेक अ डिस्टिंक्शन between people on the basis of class, race, religion, gender, sex, etc. without regard to individual merit। ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी पर्सन के साथ उसके रेस के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, सेक्स का मतलब मेल एंड फीमेल, ठीक है, कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से अगर हम भेदभाव करते हैं और उसकी मेरिट को हम नहीं देखते, मेरिट का मतलब उसकी शिक्षा को हम नहीं देखते, पढ़ाई लिखाई को नहीं देखते और हम भेदभाव करते हैं, तो इसको हम एक सिंगल वर्ड में क्या कह सकते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। गॉट इट? ओके, अब देखिए, प्रीजुडिस अराइजिंग आउट ऑफ डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब प्रेजुडिस को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? इनइक्वालिटी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ड है इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, जिसका मतलब होता है, अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें तो आसानी से आप समझ सकते हैं, असमानता। असमानता का मतलब जब हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, यानी कि असमान व्यवहार करते हैं, असमान उनके साथ मतलब कुछ भी वो नहीं करते जो उनको पसंद हो, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? प्रेजुडिस कह सकते हैं। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो डाइवर्सिटी कैन बी सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी भी डिस्क्रिमिनेशन का ही एक सोर्स है। डाइवर्सिटी इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डाइवर्सिटी पीपुल हु बिलोंग टू अ सर्टेन रिलीजन, लोग जो एक स्पेशल धर्म से, रिलीजन से बिलोंग करते हैं, एक सर्टेन रीजन से, यानी कि एक राज्य से, एक लोकेशन से बिलोंग करते हैं, एक स्पेशल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, या एक स्पेशल रिलीजन धर्म को फॉलो करते हैं, और उस बेस पर अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव किया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी का मतलब कि दूसरे राज्य के लोग दूसरी भाषा, दूसरे धर्म को मानते हैं, दूसरे कल्चर को फॉलो करते हैं, दूसरे लैंग्वेज को बोलते हैं, तो हम इस बेस पर अगर उनके साथ भेदभाव करते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या है? एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव है। दूसरा है कास्ट सिस्टम। इंडिया में कास्ट सिस्टम गले की हड्डी बन चुका है, पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत सारे हमको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, या जो लोग छोटी जाति के हैं, जिन्हें हम छोटी जाति मानते हैं, अपनी नजर में इक्वल नहीं मानते, वो लोग कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तथा कास्ट सिस्टम अ ट्रेडिशनल एंड अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी डेवलप्ड ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, कास्ट सिस्टम जो है ये एक तरह का ट्रेडिशन है हमारे इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, एक तरह का ट्रेडिशन है हमारे इंडियन सोसाइटी में। मतलब इंडियन सोसाइटी के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमें कास्ट सिस्टम के बारे में जबरदस्ती सोचना पड़ता है। बिना कास्ट सिस्टम के हम इंडियन ट्रेडिशन की या इंडियन कल्चर की कल्पना ही नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये गले की हड्डी बन चुका है डेवलपमेंट, और कास्ट वहां से पैदा हुआ जब हम लोगों को काम के आधार पर डिवाइड करते हैं। लकड़ी का काम सिर्फ लकड़हारा ही करेगा, चमड़े का काम सिर्फ एक हरिजन बिरादरी ही करेगी, और हम कह सकते हैं जमींदारी का काम एक राय साहब लोग ही करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, काम के आधार पर अगर हम लोगों को बांटते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? कास्ट सिस्टम में कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर पीपुल डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क वर प्लेस्ड इन डिफरेंट कास्ट। इस सिस्टम के अंदर अलग अलग जाति के लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। An individual born into a particular caste had to take up the profession of that caste, even if he had the skill and ability to do some other work। मतलब अगर कोई स्पेशल जाति में जन्म लेता है, जैसे एक लकड़हारा का बच्चा है, या हम कह सकते हैं कि लुहार का बच्चा है, अगर वो लुहार जाति में जन्म लेता है, ठीक है, तो उसे अपने पुराने जो उसके पिताजी काम करते थे, दादाजी काम करते थे, उसी काम को करना पड़ता था। इसका मतलब अगर वो दूसरे काम को भी जानता है और करना जानता है और एबिलिटी रखता है दूसरे से बेटर, तो भी उस काम को वो कर नहीं सकता, क्योंकि कास्ट सिस्टम, हमारे इंडियन सोसाइटी के कास्ट सिस्टम ने उसे सिखाया है कि उसे वही काम करना होगा जो उसके लिए बनाया गया है, वो दूसरा काम नहीं कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? बहुत गलत चीजें हैं। ठीक है,
He also had to follow the rules and customs of his caste. उसे अपनी जाति के रूल्स और कस्टम्स को ही फॉलो करने होंगे. The member of the different caste were not allowed to mix with each other. दूसरी जाति के लोग या उच्च जाति के लोग जो अपने आप को उच्च मानते हैं, वो लोग नहीं चाहते कि वो उनके साथ बैठे, खाए, पढ़े या एक दूसरे से शादी करें. ऐसा वो कुछ भी नहीं चाहते. कास्ट वेयर हायरार्किकल, ठीक है ना. दिस मीन्स दैट देयर हैव वेयर हाई एंड लो कास्ट. कास्ट वेयर हायरार्किकल. हायरार्किकल का मीन्स होता है कि हम जातियों को उच्च जाति और निम्न जाति में हमने क्या किया है, बांट दिया. हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट. द कास्ट प्लेस्ड हायर इन द सिस्टम डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द लोअर कास्ट. और उच्च जाति के जो लोग हैं वो नीची जाति के लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. यहाँ कह सकते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनके काम को लेकर के छुआछूत करते हैं. ठीक है. द लोवेस्ट कास्ट वर कॉल्ड अनटचेबल्स. नीची जाति के लोगों को अनटचेबल यानी कि अछूत बोला जाता था. अछूत का मतलब अगर उन्हें कोई छू ले तो वो अपवित्र हो जाता था. मतलब उसके साथ ऐसा बहुत सारी चीजें कास्ट में. ठीक है. दे वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर और पब्लिक वेल्स. उन्हें पब्लिक वेल्स से पानी खींचने की परमिशन नहीं थी. वो मंदिर में नहीं जा सकते थे, स्कूल में नहीं जा सकते थे. और कास्ट सिस्टम की वजह से ही सोशल इनइक्वालिटीज लोअर कास्ट लोगों को झेलनी पड़ती थी, जो कहीं ना कहीं बहुत गलत इंडियन सोसाइटी में हो रहा है पिछले 2000 सालों से. द कास्ट सिस्टम डिवाइडेड सोसाइटी. कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी को डिवाइड करता है, बांटता है, जो कभी होना नहीं चाहिए. इट थ्रेटन्स द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री. ये हमारे देश की एकता को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करता है. आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड इलीगल. आजादी के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को इलीगल माना गया. आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत करता है या छुआछूत के आधार पर भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है और दंडित भी उसको किया जा सकता है. ओके. हाउएवर द कास्ट सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट. इसके बाद भी कास्ट सिस्टम आज भी चलता है, जबकि इट हैज बिकम लेस रिगिड. कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है. अपार्थाइड, द पॉलिसी ऑफ द अपार्थाइड मीनिंग सेपरेट डेवलपमेंट. ठीक है. अपार्थाइड का मतलब होता है कि सेपरेट डेवलपमेंट, मतलब अलग से विकास. वंस प्रैक्टिस बाय द व्हाइट गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. सबसे पहले ये कब शुरू हुआ था, तो साउथ अफ्रीका में व्हाइट गवर्नमेंट यानी कि अंग्रेजों की सरकार ने शुरू किया था. जो एक एग्जाम्पल है किसका, डिस्क्रिमिनेशन का. किसके आधार पे, रेस के आधार पे. मतलब गोरे लोग और काले लोग. गोरे लोग के लिए अलग सड़क, काले लोग के लिए अलग सड़क. गोरे लोग के लिए अलग बस, काले लोग के लिए अलग बस. गोरे लोग के लिए अलग हॉस्पिटल, काले लोग के लिए अलग हॉस्पिटल. ये साउथ अफ्रीका में था. ठीक है ना. तो साउथ अफ्रीका में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन लोगों को झेलनी पड़ी. अब देखिए क्या होता है. दे वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट टू यूज द फैसिलिटीज लाइक हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, रेलवे, कैरेज. ठीक है. मीट ऑफ द व्हाइट्स. मतलब जो गोरे लोग जिस हॉस्पिटल में जाते थे उसमें काले लोग की एंट्री नहीं होती थी. जिस रेलवे में गोरे लोग बैठे थे उसमें काले लोग नहीं बैठ सकते थे. जिस रेस्टोरेंट में गोरे लोग खाना खाते थे उसमें वो नहीं है. जिस हॉस्पिटल में गोरे लोग का इलाज होता था उसमें काले लोग का इलाज नहीं हो सकता था. ये कहीं ना कहीं बहुत गलत चीजें थी. अपार्थाइड एंडेड इन द अर्ली 1990. अपार्थाइड मतलब ये जो भेदभाव था गोरे काले का, ये 90 यानी कि 1990 में खत्म हो गया. ठीक है. किसके प्रयास से, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ठीक है. जिसके लीडर थे नेल्सन मंडेला. बहुत ये ग्रेट पर्सनालिटी है. 1990 में एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और उसके लीडर नेल्सन मंडेला के प्रयासों से इस डिस्क्रिमिनेशन को साउथ अफ्रीका में खत्म किया जा सका. अब देखिए, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. यू हैव जस्ट रीड हाउ सोशल इनइक्वालिटी arising from diversity can lead to discrimination. Okay. Economic inequality too is a major source of discrimination in many countries including ours. ठीक है. आपने पढ़ा होगा कि सोशल इनइक्वालिटी जो है वो डाइवर्सिटी यानी कि राज्य बदलने के साथ लैंग्वेज बदल जाएगा तो लोग उसके साथ भेदभाव करने लगेंगे. ये देखने को मिला. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब अमीर गरीब, अमीर आदमी गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसको इकोनॉमिक इनइक्वालिटी करते हैं. मेजर सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये दूसरी कंट्री में भी देखने को मिलता है और हमारी कंट्री में भी ऐसा देखने को मिलता है. इवन टू मीट देयर बेसिक नीड्स लाइक फूड. उनके बेसिक नीड जैसे कि फूड, क्लॉथ, शेल्टर. पुअर पीपल ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन वेयर दे गो समटाइम्स इवन इन स्कूल. कभी कभी गरीब लोग
ऐसे भेदभाव को झेलते हैं कि जब वो स्कूल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं और वर्क प्लेस काम करने जाते हैं तो उन्हें अपनी जाति के आधार पर और अमीर गरीब के आधार पर क्या किया जाता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। डाइवर्सिटी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर्चुनेटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद द कास्ट सिस्टम हैज बीन स्टडीली लूजिंग इंपॉर्टेंस। कास्ट सिस्टम को कम इंपॉर्टेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद दिया जाने लगा। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ द सिटीज एंड टाउन, और यह वास्तव में शहरों और कस्बों दोनों में समान रूप से लागू हुआ। द क्रेडिट फॉर दिस गोज टू द लीडर्स हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये सारी क्रेडिट कास्ट सिस्टम को खत्म करने का या कम करने का क्रेडिट किसको जाता है, ऐसे सारे लोगों को जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, पूरी कोशिश लगा दी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। और कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स का यानी कि सिद्धांतों का एक ऐसा सेट है जो हमें क्लियरली बताता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या किया, प्रोवाइड किया। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज को हिंदी में मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ओके ओके कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिंसिपल का एक ऐसा सेट है जो क्लियरली गवर्नमेंट को उसके कर्तव्य को बताता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, किस रूल के हिसाब से चलना चाहिए, और जो देश है इंडिया वो किस रूल के हिसाब से चलेगा। ना तो कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ऊपर है, मतलब अगर देश का कोई राष्ट्रपति भी है, प्रेसिडेंट भी है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं, हमेशा वो कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे रहेगा। सबसे ऊपर किसको माना गया, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को। ठीक है, ओके। It also lays down some basic rules for the people to follow the so that everyday life can go on smoothly. इसने लोगों को कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए जिसे हम फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे बोलना हमारा फंडामेंटल राइट्स है और देश के बारे में सोचना हमारा मौलिक कर्तव्य है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ऐसे चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर रखी है हमें, जिससे हम अपनी लाइफ को बिल्कुल स्मूथली चला सके बिना किसी रोक टोक के। The leaders who wrote our constitution were concerned about the different inequalities that exist in India at the time of independence and about the problem of discrimination in our society. जिस भी लीडर ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प की, वो आजादी के पहले और आजादी के समय के सोशल इनइक्वालिटी यानी कि सामाजिक असमानता को जानते थे, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस लाए हैं जिसके थ्रू इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सके। और ऐसे कई सारे प्रावधान जो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने वाले थे, कास्ट सिस्टम को खत्म करने वाले थे, सोशल इनइक्वालिटीज को खत्म करने वाले थे, ऐसे कई सारे प्रावधान किए गए। ओके, उसमें से हमारे संविधान के जो फादर कहे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर कहे जाते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है, फेस्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सामाजिक असमानता को या सामाजिक भेदभाव को झेला था। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया। हेंस आवर लीडर सेट आउट द रीच द गोल ऑफ इक्वालिटी। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसे रूल्स बनाए जिससे इक्वालिटी, समानता का अनुभव आजादी के बाद सारे इंडियन एक साथ फील कर सके। ठीक है, और ये लंबे समय तक चले, मतलब आजादी के बाद ऐसा किसी को न लगे कि वो कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या भेदभाव का शिकार हो रहा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट द इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें बताता है कि इंडिया विविधताओं का देश है, यानी कि यहाँ पे कई तरह की लैंग्वेज, कई तरह के रिलीजन और कई तरह के कल्चर को फॉलो किया जाता है, लेकिन फिर भी वी आर वन, हम लोग एक हैं। ओके, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी को हमें बचाना भी है, मतलब विभिन्नताओं को बचाना भी है, एंड टू शो रिस्पेक्ट टू द इंडियन डाइवर्स सोशल ग्रुप्स, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन ऑल इंडियंस फॉलोइंग राइट्स। क्या क्या दिया है कि ऑल इंडियन आर इक्वल बिफोर द लॉ। नियम बनने से पहले सभी इंडियंस क्या थे, इक्वल थे। ठीक है, इक्वल है मतलब नियम बनने पर नो वन कैन बी डिनाइड जस्टिस और इल ट्रीटेड इन द नेम ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर और रिलीजन। ठीक है, कोई भी व्यक्ति के साथ
इल ट्रीटेड मतलब खराब व्यवहार नहीं किया जाएगा उसकी जाति के आधार पर, उसके रिलीजन के आधार पर, उसके कल्चर के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जेंडर के आधार पर भी। अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, अछूत यानी कि छुआछूत को बिल्कुल बैन कर दिया गया। एवरी इंडियन इज फ्री टू लीव टू ट्रैवल एनीवेयर, हर एक भारतीय कहीं भी आ जा सकता था देश के अंदर, टेक अप एनी जॉब, कोई भी नौकरी कर सकता था देश के अंदर, एंड से एनीथिंग इन पब्लिक विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के पब्लिक प्लेस पे कुछ भी बोल सकता था। हाउएवर फ्रीडम हैज टू बी एक्सरसाइज्ड रेस्पॉन्सिबली विदाउट कैजिंग एनी हार्म टू द अदर और टू द नेशन। आप अपनी बात को दूसरे लोगों के सामने रख सकते हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, और बिना देश को नुकसान पहुंचाए, मतलब देश के खिलाफ आपको नहीं बोलना है, देश के फेवर में बोलना है। ओके, नो इंडियन कैन बी एक्सप्लॉइटेड, ट्रीटेड अनफेयरली और फोर्स टू वर्क, ठीक है, किसी भी इंडियंस को जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। फॉर एग्जांपल, नो चाइल्ड एज्ड बिलो, ऐसा कोई बच्चा जो 14 साल है उससे कम का है उसे ना तो माइंस में काम कराया जाएगा, फैक्ट्री में काम कराया जाएगा, या किसी खतरनाक जगह पे काम कराया जा सकता है, या एंड नो पर्सन कैन बी मेड टू वर्क विदाउट पे, या किसी को भी हम बिना पेमेंट के काम नहीं करा सकते हैं, अगर हम काम कराते हैं तो उसे हमें पेमेंट देना होगा। ओके, एवरी इंडियंस हैज द राइट टू फॉलो द रिलीजन हिज और हर चॉइस, हर एक इंडियन को ये राइट है कि वो अपने चॉइस से अपने धर्म को मान सकता है या बदल सकता है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, सेकुलर कंट्री, देखिए एक वर्ड नया आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, सेकुलर, SECULAR। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। तो सेकुलर का मतलब इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है, मतलब ना तो हम हिंदू राष्ट्र कहला सकते हैं, ना तो हम मुस्लिम राष्ट्र कहला सकते हैं, ना तो हम सिख राष्ट्र कहला सकते हैं, ना तो हम ईसाई राष्ट्र कहला, मतलब हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। हर एक धर्म को हमारा देश इक्वल मानता है, ना तो कोई धर्म बड़ा है ना तो कोई धर्म छोटा है, सभी धर्म क्या है, बराबर है। एवरी रिलीजन इज इक्वल। ओके, this means that the all religious are equal before the government and the law of the land, यानी कि संविधान बनने के बाद सभी धर्म क्या होंगे, एक समान होंगे, कोई भी धर्म क्या होगा, संविधान से ऊपर नहीं होगा। Every community has the right to preserve and promote its own language, सभी कम्युनिटी को ये इजाजत है कि वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकती है, अपने स्क्रिप्ट को प्रमोट कर सकती है, अपने कस्टम को प्रमोट कर सकती है। ओके, इट कैन इवन रन इट्स ओन स्कूल, चाहे तो वो अपने स्कूल्स को चला सकती है अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। अ पर्सन कैन गो टू कोर्ट ऑफ द लॉ इफ ही और सी इज डिनाइड एनी ऑफ दिस राइट्स, अगर किसी भी राइट्स, किसी भी पर्सन को लगता है कि ये सारे राइट्स उससे छीने जाते हैं या छीनने की कोशिश की जा रही है, तो वो इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट, किसी में भी जाकर वो अपील कर सकता है कि हमारे इस राइट्स को छीना जा रहा है। तो आज ये चैप्टर आपका क्या हुआ, खत्म हुआ। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है ABCD ये क्वेश्चन आंसर, ये आप क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।